वीडियो के पार्ट 2 में जो है आप सभी का स्वागत है। वीडियो पार्ट 2 में बेटा हम लोग जो है इस चैप्टर के कुछ नेक्स्ट चीज़ों की बात करने वाले हैं, जिसमें जो है हम पढ़ेंगे कि इसके स्टेट्स जो मतलब मैटर के जो स्टेट्स होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, तो यानी हम बेसिकली यहाँ हम मैटर के स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो हमने मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन किया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और वो हमेशा मूवमेंट मतलब उनके अंदर हमेशा मूवमेंट रहती है। इन बातों को जो है हमने इससे पहले समझा था। चलिए तो अब आगे आ जाते हैं और अब बात करते हैं इसमें। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो है इसका सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट की हम बात करेंगे। देखो, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप चाहो तो यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, हमने इसको 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, बेसिकली हमने मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। उसके बाद हम इसको जो है आगे क्लासीफाई करने वाले, जैसे कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं कि हम जो है जैसे हमारी बॉडी है इसको 3 स्टेट्स में मान लो रख सकते हैं, जैसे बोन्स और टीथ। अपने शरीर को, अपने बॉडी को हमने जो है क्लासीफाई करके देखा है। मैंने कुछ इसमें लिखा भी है आपके लिए, जैसे कि जो हमारे बोन्स होते हैं, टीथ होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सॉलिड होते हैं। इसके अलावा जो हमारा ब्लड है, हमारे बॉडी में जो पानी प्रेजेंट है, बाकी जो लिक्विड्स हैं, ठीक है, वो सब लिक्विड के स्टेट में है, यानी लिक्विड फॉर्म में। तो देखिए, हमारी बॉडी में सॉलिड भी हो गया, हमारी बॉडी में लिक्विड भी आ गया। और तीसरा आता है एयर। तो हमारे जो लंग्स होते हैं, ठीक है ना, तो लंग्स के अंदर जो है वो क्या भरा होता है, एयर भरा होता है, और बाकी 70% हमारी बॉडी में पानी होता है। यानी हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर भी 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो बात करते हैं कि अगर स्टेट हमारा सॉलिड है तो हम उसको सॉलिड कब कहेंगे। ठीक है, अगर स्टेट सॉलिड स्टेट है तो आप उसको सॉलिड कब कहेंगे, किस वक्त हम उसे सॉलिड कह सकते हैं। तो देखिए, तो यानी देखिए, जब किसी को सॉलिड कहा जाएगा, यानी किसी को जब कुछ बताया जाता है, समझाया जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके कुछ लक्षण होते हैं जिनको देख के हम कहते हैं कि ये मतलब कोई भी स्टेट है, आप किसी चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हम सॉलिड के जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है तो उसका जो शेप होगा वो हमेशा डेफिनेट होगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, एक क्यूबॉइड में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने क्यूबॉइड बनाया हुआ है तो इस क्यूबॉइड का जो बाउंड्री होगा, जो शेप होगा, वो बिल्कुल फिक्स होगा। इवन इसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। लेट सपोज करते हैं हम एक कंटेनर लेते हैं, जो ये कंटेनर है, मैंने बोला कि जो ये कंटेनर है, ये कंटेनर 1 लीटर मिल्क या 1 लीटर वाटर को जो है वो कंटेन कर सकता है। यानी इस कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर है, जो कि कभी भी बदलेगी नहीं। आप कभी भी इस कंटेनर के अंदर 1 लीटर से ज़्यादा जो है कोई भी सामान नहीं रख सकते। लिक्विड सब्सटेंस 1 लीटर से ज़्यादा आप इसके अंदर नहीं रख सकते। यानी इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज़ भी फिक्स है। देखिए, अगर आप इसकी बाउंड्रीज़ की जो बात कर रहे हैं, ये बाउंड्रीज़ कभी भी नहीं बदलेंगी। जो बाउंड्रीज़ एक बार क्रिएट हम सॉलिड के अंदर कर देते हैं वो फिक्स रहती है, वो बदलती नहीं है। अगर आप इसको तोड़ने की या इसको आप अगर बदलने की कोशिश करोगे तो ये अपना शेप चेंज कर देगा। ठीक है, ये अपना शेप चेंज कर देगा या ये टूट जाएगा। तो इसीलिए हम इसको रिजिड भी कहते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कि हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, यानी इसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये टूट जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई ब्रिक लेते हैं, अगर आप कोई ईंट लेते हैं, ठीक है, अगर इस ईंट पर आप बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये 2 अलग अलग या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाएगा। इसका मतलब है कि सॉलिड्स का जो शेप होता है वो नहीं चेंज होता, यानी डेफिनेट शेप हो गया, बाउंड्री भी फिक्स हो गई, रिजिडिटी है, इनकम्प्रेसिबिलिटी, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, और वॉल्यूम भी इसका फिक्स है। तो ये हमारे सॉलिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड है। अब आइए जानते हैं कि अगर कुछ ऐसे सॉलिड्स हमें मिल जाते हैं जिसको हम एक्सेप्शनल केस में लेकर आते हैं। जैसे लेट सपोज करें कि हमारे पास जो रबर से बनी हुई चीज़ें होती है, जैसे लाइक रबर बैंड, वो भी एक सॉलिड होता है।
जो कि कुछ सर्टेन अगर आप फोर्स लगाएंगे तो अपना शेप चेंज करेगा, लेकिन जैसे ही अगर आप वो फोर्स हटाते हैं तो वो दोबारा से अपने उसी शेप में वापस आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई रबर है, आप सभी ने रबर बैंड को ज़रूर यूज़ किया होगा या इरेज़र यूज़ किया होगा। अगर आप इस पर इस साइड फोर्स लगाते हैं, ये दोनों साइड फोर्स लगेगा तो इसका थोड़ी देर के लिए जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही अगर आप ये एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे अगेन ये अपना शेप वापस कर लेगा, यानी जैसा था वैसा ही हो जाएगा। अगर आप इसको ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, इट ब्रेक्स, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास और भी है, जैसे बलून का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, स्पॉन्ज ले सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं कि अगर आप इसमें ज़्यादा फिलअप करते हैं, ये भी रबर जैसे होते हैं, ये फट जाएंगे, टूट जाएंगे। उसके बाद बात करें सॉलिड्स है फिक्स्ड रिजिड शेप, हमने बात की थी। जो सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की सॉलिड के अंदर, वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। इसीलिए जो है इसका शेप और साइज़ जो है वो फिक्स रहता है या रिजिड रहता है। ध्यान रखिएगा, यानी मैंने आपको सिखाया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, यानी काफ़ी क्लोज हैं, यानी इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है, स्पेस बहुत ही कम होता है। इसीलिए ये लिक्विड से और गैस से ज़्यादा रिजिड होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एक्सेप्शन की बात करें, जैसे अगर हम किसी स्पॉन्ज को कंप्रेस करें, आप ब्रेड को कंप्रेस करके देखिए, ब्रेड को अगर आप कंप्रेस करेंगे क्योंकि उसके अंदर हवा होती है, ठीक है, लिखा है ना कि एज इट पोर्स आर फिल्ड विद एयर बट इट इज़ सॉलिड। देखिए जो उसके अंदर पोर्स का मतलब उसके अंदर छेद वगैरह होते हैं ब्रेड के अंदर, या कोई भी स्पॉन्ज आपने खूब यूज़ किया होगा, स्क्रबर वगैरह होते हैं, तो आप इसको जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्पॉन्ज है, जैसे ही आप इस स्पॉन्ज को ऊपर से फोर्स लगाएंगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे दोबारा वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये क्या नाम है, इसके अंदर जो छेद वगैरह होते हैं, पोर्स होते हैं, उसमें हवा होती है जो कि दोबारा से वापस, जैसे आप फोर्स लगाओगे एयर बाहर, जैसे आप फोर्स हटाओगे दोबारा से एयर अंदर। ऐसी सॉल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस बट शेप ऑफ देयर क्रिस्टल डू नॉट चेंज सो दे आर सॉलिड। आप सभी ने इस चीज़ को एग्जाम्पल में रख के देखा होगा। सॉल्ट है, शुगर है, इवन चने वगैरह हो गए, दाल है, अगर आप इसको किसी कंटेनर में रखते हैं तो ये अपना शेप कभी भी नहीं बदलते। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। हाँ, ये एडजस्ट होने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ये अपने क्रिस्टल में कोई बदलाव लेकर नहीं आएंगे। अगर आप ट्राई कर लेना, अगर आप किसी कंटेनर में, वो 1 किलो का कंटेनर है, आप इसमें चीनी डालने की कोशिश करिए 1 kg, वो ठीक से आएगा नहीं। जब आप उस कंटेनर को थोड़ा बहुत शेक करेंगे तो शेक करने की वजह से जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत चीनी या सॉल्ट धीरे धीरे वो उस कंटेनर के अंदर चला जाएगा। तो ये सारी बातें हुई हमारे सॉलिड स्टेट की। आगे चलते हैं हम, अगली बारी में आते हैं हम बेटा लिक्विड स्टेट में। तो देखिए एज कंपेयर टू सॉलिड, जो लिक्विड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में पढ़ा है, फर्स्ट जिसने नहीं पढ़ा वो लेक्चर 1 जरूर देख के आओ। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, जिनकी वजह से हम इसके अंदर चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर आप बात करें लिक्विड की, तो इसके अंदर एक फ्लूइडिटी नाम की प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहना, यानी ये रिजिड नहीं होते। अगर आप पानी को या किसी लिक्विड को छोड़ देंगे, जैसे इस पाइप के अंदर पानी है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो पानी फ्लो करता हुआ चला जाएगा आगे, पानी वहाँ पे ठहरेगा नहीं, फ्लो करेगा, बह जाएगा। इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। देखो सॉलिड तो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होते, लेकिन लिक्विड्स को थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन लिक्विड का कोई बाउंड्री नहीं होता, ठीक है, और ना ही उसका कोई शेप होता है, यानी नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज। लिक्विड को अगर आप रख के ट्राई कर लीजिए, लिक्विड जो है वो इधर उधर जरूर चले जाएंगे, इसीलिए उनकी कोई बाउंड्री या शेप फिक्स नहीं होता। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर इस शेप का है, मेरे पास कंटेनर एक इस शेप का है, और मेरे पास कंटेनर एक इस शेप का है। मैं इस कंटेनर में जो है लिक्विड भर देता हूँ, ठीक है, मैं इस कंटेनर में लिक्विड भर देता हूँ। ये लिक्विड की क्वांटिटी है मान लीजिए 100 ml, ठीक है। इसी सेम इस वाले कंटेनर में भी मैं 100 ml लिक्विड रखता हूँ, और अगेन इस कंटेनर में भी मैं 100 ml लिक्विड रखता हूँ। तो आप देखिए ये 100 ml लिक्विड जैसा ये कंटेनर होगा वैसा ही बिल्कुल शेप ये कंटेन कर लेगा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है होता है उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती, शेप भी फिक्स नहीं होता। जिस कंटेनर में आप डालेंगे वैसा ही उसका शेप हो जाएगा। लिखा ना, दे टेक द शेप ऑफ द वेसल। और लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स आप देखिए, 100 ml इसमें भी रखा था, 100 ml इसमें भी रखा, 100 ml इसमें भी रखा। ठीक है, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन उसकी वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आप 1 लीटर मिल्क, अगर 1 लीटर मिल्क, इस कंटेनर की कैपेसिटी मान लेते हैं 1 लीटर है, और इसके अंदर मैंने 1 लीटर मिल्क रखा, 1 लीटर मिल्क। अगर आप इस मिल्क को एक बहुत ही बड़े कंटेनर के अंदर रखते हैं, इस मिल्क को इसके अंदर डाल दीजिए, तो देखो इसमें इतना ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है हाइट इस कंटेनर में मिल्क का। ठीक है, लेकिन जब आप इसके अंदर इसको रखेंगे मिल्क, तो आपको सिर्फ मिल्क इतना ही एरिया में फैला हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मिल्क जो है वो कम हो गया। ये मिल्क अभी भी 1 लीटर ही है, बट कंटेनर बड़ा है इसीलिए ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी जैसा कंटेनर का शेप होगा उसी तरीके से आपको ये दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसका जो है वॉल्यूम वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम नहीं बदलता। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। नोट कर लीजिए आप इस चीज़ को। देखिए, अगर आप वीडियो लेक्चर 1 नहीं पढ़े हैं तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, तो आप वीडियो लेक्चर 1 जरूर देख के आओ। आगे चलते हैं हम। अब इसके कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, मैंने आपको समझाया था कि लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम नहीं, एज कंपेयर टू लिक्विड कम, सॉलिड कम होता है और एज कंपेयर टू गैस ज़्यादा होता है। ये बता दिया कि जो लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता। ये कंटेनर का ही शेप एक्वायर कर लेते हैं जिसमें उसको रखा जाता है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जैसे गैस हो गए, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं और पानी में घुल जाते हैं। इसी की वजह से जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं। यानी जो पानी में रहने वाले जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, वो हवा की जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिज़ोल्व होती है, जिसकी वजह से जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो यानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये भी है कि अगर वाटर में या लिक्विड के अंदर जो है स्पेस नहीं होता तो ये सब चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाती, यानी ऑक्सीजन उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाता। दूसरा, डिफ्यूज़न जो है इज़ मच मोर इन लिक्विड देन इन सॉलिड। यानी डिफ्यूज़न कहने का मतलब है लिक्विड, यानी हमारे पास ये लिक्विड है, इसके अंदर ये लिक्विड है बेटा, ठीक है, यानी ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, मान लेते हैं ये कोई तालाब है, मैं आपको डिफ्यूज़न सिखा रहा हूँ, डिफ्यूज़न क्या होता है। ये हमारा तालाब है। अब देखो बेटा, तालाब के अंदर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो सर्वाइव कर पाएगा कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो एटमॉस्फेयर में आपके पास ऑक्सीजन है ना। तो ये जो एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है, O2 का मतलब ऑक्सीजन, तो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन क्या होगा, डिफ्यूज़न के थ्रू इस पानी में डिज़ोल्व होना चालू कर देगा। देखो जो मैंने रेड रेड बनाया है, ये है कि एटमॉस्फेयर में जो है ये एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिज़ोल्व हो रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो रहने वाले जो जानवर हैं या जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं गैसियस स्टेट की। 2 स्टेट पढ़ लिए, सॉलिड एंड लिक्विड। अब गैस स्टेट की बात करते हैं। देखिए, अगर गैस स्टेट की बात करें तो हमने अभी सीखा था कि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, उनके मूवमेंट का कोई अता पता नहीं है भाई वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो गैसेस के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, यानी इनके पास फ्लूइडिटी नाम की प्रॉपर्टी होती है जो सॉलिड में नहीं होता, लिक्विड और गैस में होता है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी बात आती है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को आप कंप्रेस करके लिक्विड बना सकते हैं। यानी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम इसको प्रेशराइज करके लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, इस प्रोसेस को अभी हम सीखेंगे। जैसे कुछ गैसेस हैं हमारे पास, लाइक CNG गैस हो गई, LPG गैस हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर में जब भरी हुई ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन आती है,
ये सारी गैसेस को कंप्रेस करके ही डाला जाता है, बिना कंप्रेस करके आप इसे नहीं रख सकते किसी कंटेनर के अंदर। इस चीज़ को समझेंगे कैसे प्रोसेस करते हैं। दूसरा, जैसे लिक्विड की कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक उसी प्रकार जो है गैसेस की भी कोई फिक्स और डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। अगर बाउंड्री नहीं है तो उसका शेप भी नहीं होगा, जब शेप नहीं है तो उसका वॉल्यूम भी नहीं होगा। अब देखिए, सॉलिड और लिक्विड का तो वॉल्यूम है, बट गैसेस का वॉल्यूम नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो फ्री होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। ये बात मैंने अभी आपको इस डायग्राम में समझाया था, ठीक है। इसीलिए गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, और ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो जगह उसको मिलता है सारा जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका कोई ये रूम है, ठीक है। अब इस रूम में बहुत सारे लोग जो है बैठे हैं। ये मान लो कि कोई जो है यहाँ पे मूवी देख रहे हैं आपके घर में बैठ के लोग। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करिए कि बाहर से ये रूम का दरवाज़ा है या रूम का खिड़की है, खुला हुआ है। बाहर से क्या होगा, कोई बहुत ही बदबूदार गैस, बहुत ही फॉलिंग स्मेल वाली गैस, जैसे कोई बेकार से कहीं पर कूड़ा फेंका गया हो, गार्बेज हो, वो गैस जो है यहाँ से इस खिड़की के थ्रू एंटर कर जाती है। अगर ये गैस एंटर कर जाती है तो ये गैस क्या जाएगी, ये पूरे कमरे में फैल जाएगी। जितना कमरे का वॉल्यूम होगा, दे ऑक्यूपाई ऑल दी वॉल्यूम, और इन सब लोगों को वहाँ पे स्मेल आनी चालू हो जाएगी। इसी वजह से हमें स्मेल आती है। कहीं दूर की गैस होती है, वो एयर में मिक्स होकर हमारे तक पहुँच जाती है, क्योंकि उसका जो है वॉल्यूम तो फिक्स है नहीं, वो कहीं भी जा सकता है। जितना बड़ा कंटेनर होगा वो उतने बड़े में फैलना चाहेगा। इसीलिए जो है, अगर जैसे हमारे घर में जब किचन में खाना बनाया जाता है, तो जो भी वहाँ का जो फूड होता है, जब वो गर्म हो रहा होता है, तो गर्म फूड का डिफ्यूज़न बहुत जल्दी होता है। इसीलिए वो फटाफट गैसेज जो है वो पूरे घर में फैल जाती हैं, और हमें एक अच्छी स्मेल जो है मिलती है घर के अंदर। अगर आप डिओड्रेंट लगाते हैं तो सेम उसके साथ भी यही केस होता है। बात करते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल बाय द इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल्स। यानी देखिए, अब जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सारे गैस पार्टिकल क्या करेंगे, इन दीवारों पे फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ जाने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, गैस के पार्टिकल्स, अगर आप एक बलून की बात करते हैं, हम छोटे से बलून की बात करते हैं, ये हमारे पास ये बलून है, ठीक है, ये हमारे पास बलून है। अब इस बलून के अंदर बेटा क्या करना है, आपको गैस भर दी, आपने गैस भर दी, तो जो गैस इसके अंदर आएगी वो क्या करेगा, वो गैस इस बलून के जो उसका सरफेस है, देखते हैं ना, सरफेस उसका फूलने लगता है, बड़ा होने लगता है बलून का साइज, और अगर आप इसके अंदर ज़्यादा हवा भर दोगे तो बलून फट जाता है, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो इसके सरफेस पर फोर्स लगाते हैं बाहर की तरफ जाने के लिए। अगर ज़्यादा फोर्स हो गया और ये सरफेस नहीं झेल पाया तो ये चीज़ फट जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कंटेनर में वो ऐसा ही बिहेव करता है। इसीलिए कंटेनर को सोच समझ के बनाया जाता है कि उसमें कितनी गैस भरी जाए। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हमने तीनों स्टेट के बारे में पढ़ लिया, तीनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी जो हमारा मैटर है, ठीक है, उसके स्टेट को चेंज करना है, यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, जो हमारा वाटर है, वाटर की बात करते हैं बेसिक, इसके 3 स्टेट्स होते हैं। सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है जो कि आइस है, लिक्विड के फॉर्म में हम जो पानी पीते हैं, और गैस के फॉर्म में जो हमारा वाटर वेपर है। देखिए, अगर हम आइस को मेल्ट करें तो वो पानी बन जाएगा, देन अगेन आप उसको वेपर बना सकते हैं। उस वेपर को अगर आप ठंडा करते हैं तो अगेन वो आपको जो है वो लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। अब हम आगे आते हैं, जो बातें अभी हमने पढ़ी, कुछ थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट से बात करते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी स्टेट है, हमारे स्टेट है, इनके फिजिकल को हम 2 तरीके से, मतलब यानी जो हमारा फिजिकल स्टेट है मैटर का, उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, उसके टेम्परेचर को बदल के। देखिए, अगर हम आइस की बात करें, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, यहाँ देखिए, यहाँ पर कैलोरीमीटर लगा रखा है हमने, स्टेरर है,
इससे इसको मिलाएंगे, थर्मोमीटर लगा है और इसके अंदर आइस क्यूब रखा हुआ है। जैसे ही हम टेम्परेचर रेज करेंगे हमारा आइस क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट होना चालू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पानी को बॉयल करते हैं, ठीक है, हमारे पास वाटर है, ट्राइपॉड है, ये हमारा बर्नर है, ये हमारा राउंड बॉटम है, ये हमारा ग्लास रॉड है और ये हमारा थर्मामीटर है। यानी देखो यहाँ पर जो है हमने पानी को गर्म करना चालू किया। अब देखो ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बदलें तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखो जब आप टेम्परेचर यहाँ दोगे तो क्या होता है कि इनके पास जो पार्टिकल्स होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल बहुत तेज़ी से अपना स्टेट बदलना चालू कर देता है, बहुत तेज़ी से। ठीक है, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड के पार्टिकल्स पहले लूज होंगे, लूज होने के बाद ये लिक्विड बनेंगे। लेकिन ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो ये थोड़े से दूर दूर होंगे और दूर होने की वजह से देखो ये दूर है, ये इनसे ज़्यादा लूज है। और अगर आप इसका टेम्परेचर दोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होगी और ये बहुत तेज़ी से भागेंगे और ये वेपर बनाना चालू कर देंगे, बहुत तेज़ी से वेपर बनाना चालू कर देंगे। इसको वेपर बनने पहले ये लिक्विड बनेगा, पहले ये लिक्विड स्टेट बनाएगा, लिक्विड स्टेट बनाने के बाद देन आफ्टर जो है ये गैस के फॉर्म में जाएगा। ये हमारा छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, ये आपकी बुक में भी दिया है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्ट का मतलब होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है पिघलना। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर मेल्ट हो रही है यानी वो पिघल रही है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट किसे कहा जाता है, वो टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाए, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाए। ठीक है, वो हमारे एटमॉस्फेयर, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा वो होता है 1 atm, 1 atm, ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm, इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जिस पे हमारा सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो देखिए आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 273.15 केल्विन। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहूँगा एक्स्ट्रा। देखिए हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं, वैसे तो 3 यूनिट्स में मेजर करते हैं बट मैं यहाँ पे 2 की बात कर रहा हूँ। एक है केल्विन जो आपने आज तक नहीं पढ़ा और दूसरा है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपने सब जरूर पढ़ा है। टेम्परेचर नापते हैं ना, इतना डिग्री सेल्सियस, 10 आज 5 डिग्री सेल्सियस है, अरे आज तो टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन हम केल्विन में भी टेम्परेचर को नापते हैं। देखिए केल्विन एक ऐसी यूनिट है जिसको इंटरनेशनली आराम से और या लेबोरेटरी में आप इसको यानी लेबोरेटरी में आप इसको देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कहीं पर भी अगर लैब होगा तो उसमें अगर चीज़ों का टेम्परेचर बताया गया हो तो जाहिर सी बात उसे केल्विन में ही रखा गया होगा। तो कैसे हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर, क्योंकि हमें तो डिग्री सेल्सियस में ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, तो हम केल्विन में उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा आप नोट करेंगे, ठीक है, कि केल्विन में कैसे करते हैं। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको याद रखना है इस बात को कि अगर कहीं पर लिखा हो 0 डिग्री सेल्सियस तो ध्यान रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका मतलब होता है 273 केल्विन। एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। लेट सपोज कि अगर मुझे दिया हो, यानी अगर मान लीजिए मेरे को पहला चीज़ करते हैं कि कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में हमें बदलना है। तो मान लीजिए मुझसे कहा गया कि आप 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करिए और बताइए कि कितना केल्विन हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा कि आप एक सेकंड,
आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जब भी आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो यू शुड ऐड 273। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आपको 100 डिग्री दिया हुआ, पूछ रहा है कितना केल्विन, तो अभी समझा है कि डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाना है, केल्विन में। तो आप क्या ऐड करेंगे, 273। तो आप क्या लिखेंगे, 100 प्लस 273, देन आंसर कितना आया, 373। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये आप ध्यान, और यहाँ पे लगाएंगे केल्विन, ये हो गया आंसर। ऐसे ही दूसरा, इसका उल्टा ठीक कहता है, आपसे कहता है कि आप कन्वर्ट करिए केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो आप ध्यान रखिएगा, आप क्या करेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट, यू शुड सब्ट्रैक्ट अगेन 273, क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन। यही मान लीजिए आपको दिया हो 473 केल्विन और आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, तो आप डायरेक्ट माइनस कर देंगे 273, देन यू शुड गेट 200। तो क्या हो गया, 200 डिग्री सेल्सियस। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जिस तरह से हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात करी थी, वैसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। देखो, जैसे किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई लिक्विड अगर मेल्ट होता है तो उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। इसी तरीके से अगर कोई लिक्विड किसी टेम्परेचर पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर बॉयल होना शुरू कर दे, ठीक है, तो उसको उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फिनोमेना होता है, ये पूरे लिक्विड के लिए लिया जाता है। और ऐसे ही जो हमारा एक एग्जांपल है, ऐसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 373 केल्विन। ये चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ पर सिखाया भी था। ठीक है, आप केल्विन को जो है वो के से दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं लेटेंट हीट की। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये सब पूछा जाता है, डेफिनेशंस है। देखिए, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये देखना होता है कि 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम सब्सटेंस को, यानी कह रहा है कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम सॉलिड है, ठीक है, अगर आप इसको लिक्विड बनाना चाहते हैं तो उसको लिक्विड बनाने के लिए आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ सॉलिड। कहने का मतलब है, अगर आपके पास 1 किलो शुगर है, उस 1 किलो शुगर को अगर आपको लिक्विड बनाना है तो लिक्विड बनाने के लिए आपको कितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड दी लेटेंट हीट ऑफ शुगर या लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड। अगेन, अगर वेपोराइजेशन की बात करेंगे भाई, तो सिंपल सी वही बात है कि आप 1 किलो लिक्विड को 1 किलो जो है सॉलिड को, है ना, अगर आप जो है, अच्छा वेपोराइजेशन है, इस तरह से अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर आपको वेपर बनाना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपको कितना हीट देना पड़ेगा। ठीक है, आपको कितना हीट देना पड़ेगा ताकि जो है वो वेपर बनना चालू हो जाए। यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कुछ ये दोनों सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर में पूछी भी जाती हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट लिखा है मैंने कि जब
पानी बॉयल हो रहा होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज इवन थ्रू हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली एज दिस heat of evaporation is used to overcome the force of attraction between the particles। देखो जब पानी हमारा बॉयल हो रहा होता है, यानी जब काटना पड़ेगा, फालतू में लिख दिया मैंने। देखो अब आ जाते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, मैंने आपको बताया था एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कि अगर पानी 100 डिग्री पे ही बात करते हैं कि 100 डिग्री एनर्जी ऑफ वाटर वेपर इज़ मच मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस एट वाटर। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का जो वेपर आ चुका है उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि देखो अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो भाई देखो लिक्विड में है क्योंकि उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, अगर वो वेपर में चला गया तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और उसने ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। जब ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये हमारे कंटेनर के अंदर वाटर रखा हुआ है और यहाँ पर जो है वाटर पे, ये वाटर के सरफेस की बात कर रहे हैं। देखो ये पानी के सरफेस पर क्या है, जो मैंने ये ग्रीन ग्रीन डॉट बनाया हुआ है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखो ये जो मैंने यहाँ ग्रीन ग्रीन डॉट बनाया है बच्चों, तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो ग्रीन वाला है ये वेपर बनना चालू हो जाएगा। ये है वाटर ही, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से ये वेपर बनना चालू हो गया। और बाकी नीचे के जो है अभी बस बॉयल हो रहे हैं। ये यहाँ पर बॉयल हो रहा है और ये ग्रीन वाला वेपर बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका हीट अभी कम है और इसमें हीट ज़्यादा है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि अगर पानी का वेपर है वो अगर किसी के हाथ पे लग जाए और उबलता हुआ पानी गिर जाए, दोनों में से सीवियर बर्न यानी ज़्यादा हार्म कौन पहुंचाएगा, हाथ किससे ज़्यादा जलेगा? तो पानी के भाप से जो है हाथ ज़्यादा जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें जब ये पानी बॉयल हो रहा है तो इस समय इसकी एनर्जी कम है, ठीक है। समझ में आया होगा आपके। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए इसी तरीके से इन सब नेचर की वजह से जो सॉलिड है, यानी मान लेते हैं ये आइस है, तो सॉलिड है, अगर इसको गर्म करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी हीट करने की वजह से, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं पानी, वाटर। इसी तरीके से अगर इसको और गर्म करेंगे तो ये गैस स्टेट में आ जाएगा, यानी मान लेते हैं वेपर स्टेट में आ गया, पानी भाप बन के वेपर स्टेट में आ गया। किसी कंटेनर के अंदर जो है मान लेते हैं हमने बर्फ़ रखी थी, ठीक है, 2 बर्फ़ के टुकड़े रखे थे, हमने इसको गर्म किया, धीरे धीरे ये पानी बन गया, है ना, पूरा पानी बन गया। हमने इसको और गर्म किया तो यही पानी जो है वो वेपर बन के आने लगा। इसके बाद हमने थोड़ी सी चालाकी करी, हमने इसको ऊपर से ढक दिया था ऐसे करके, ठीक है, ऊपर से कंटेनर को ढक दिया। ढकने से ये फ़ायदा हुआ कि जो ये वेपर बन के पानी बन रहा था ये ऊपर गया, है ना, आप सभी ने देखा होगा, ये पानी बना और ये यहाँ पर ठंडा हो गया। यानी जो ये ऊपर वाला सरफेस है, जब हम सब्जी बनाते हैं और सब्जी को ढक देते हैं, तो जब कुछ देर बाद उसको आगे हटाते हैं तो सब्जी का जो प्लेट होता है जिससे हमने ढका है उस पर बहुत सारा पानी जम गया होता है। तो वो पानी एक्चुअली में कहाँ से आता है, जो सब्जी में से जो भाप निकल रही है, जो ऊपर आके जो ठंडी हो रही है, जैसे आपने ढक्कन हटाया भाप ठंडी हो गई और ठंडे होने की वजह से वो लिक्विड बन गया। तो यही लिक्विड जो है कंडेंस होकर दोबारा आएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज कूलिंग, यानी यही गैस कूल हो रही है। अगर आप इस गैस को कूल करेंगे देन वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप इस लिक्विड को और कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। अच्छा, अब बात करते हैं एक और पॉइंट पे कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी को देखा जाए तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को देखा जाए तो वो
सॉलिड स्टेट में होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर देखा जाए तो पानी स्टीम के फॉर्म में होता है, यानी वो गैसियस स्टेट में होता है। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मिलता है एनसीईआरटी में दिया हो तो हम इसके क्वेश्चंस को भी लगा देते हैं। देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 6, एनसीईआरटी पेज नंबर 6 पर जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं उन क्वेश्चंस को भी करा देता हूँ। ठीक है, पहले एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कराने के बाद मैं उस टॉपिक को भी अभी कवर कराता हूँ। ठीक है, यानी उसके क्वेश्चंस को अभी कवर कराता हूँ थोड़ी देर में। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इसके अंदर डील करेंगे। देखिए अब बात करते हैं बच्चों सब्लिमेशन की। देखिए सब्लिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि आपका अगर कोई सॉलिड है, लेट सपोज ये सॉलिड है, इस सॉलिड को जैसे ही आप गर्म करेंगे ना, ये सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा। यानी ये हमारा सॉलिड सीधा अगर गर्म करने पे गैस में कन्वर्ट हो जाए, जलाने पे गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। याद रखिएगा, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉलिड को गैस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल कैम्फर, कैम्फर का मतलब होता है कपूर। कपूर को जैसे ही आप जलाएंगे वो सीधा, इसका एग्जाम्पल जो है आपका कैम्फर हो सकता है। कैम्फर का मतलब होता है कपूर। फिनोल्फ्थालीन की गोलियाँ, फिनाइल की गोलियाँ, लिखा ना, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड। अगर आप उसी वेपर को ठंडा करेंगे, ठीक है, तो बिना लिक्विड बने हुए वो सीधा जो है सॉलिड बन जाएगा। यानी आप सॉलिड से सीधा गैस बना रहे हैं या गैस से सीधा सॉलिड बना रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। कई बार किताबों में इसको जो है दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं डिपोजिशन। इसको डिपोजिशन, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, यानी अगर आप गैस से सॉलिड जाते हैं तो डिपोजिशन, और अगर आप का सब्सटेंस सॉलिड से गैस बदलता है, वो गैस में बदल जाता है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल हो। जैसे हमारे पास कपूर का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, है ना। देखिए इसको यहाँ पर जब हमने गर्म किया और ऊपर एक कॉटन का प्लग लगा रखा है, यहाँ पे रुई लगा रखी है। ठीक है, जैसे ही ये देखो यहाँ हमने इसको गर्म के लिखा ना, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। वायर गेज के ऊपर इसको रखा गया। ये बर्नर स्टैंड है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी देख लीजिए। ये आपका बर्नर स्टैंड है जिससे जलाया जाता है ना। ये आपका बर्नर हो गया, यहाँ से गैस आ रही है, और ये वो जाली हो गया जिसके ऊपर इस कटोरे को रखा गया, इस चाइना डिश को रखा गया है। और इन्वर्टेड फनल, एक्चुअली फनल का जो शेप होता है वो कुछ ऐसे होता है। ये तो हो गया फनल। ठीक है, ये है बेटा आपका फनल। ये कांच का होता है लेकिन इसको उलट के रखा है, देखो इसको उल्टा करके रखा गया। यहाँ देखो आप ध्यान से, उल्टा करके रखा है तो जो बड़ा वाला जो है वो इसके नीचे शेप आ गया है, और जो उसका छोटा वाला ऊपर है। और यहाँ पर देखिए जब इसको गर्म किया गया है तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है वो इसके जगह पे जम गया है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, जब इसको गर्म करेंगे तो सॉलिड से सीधा या तो गैस बनेगा या गैस से सीधा सॉलिड बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देखा था, अब हम जरा प्रेशर का भी इफेक्ट देख लेते हैं। अभी तक टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था, अब प्रेशर के इफेक्ट की बात करते हैं। देखो अगर प्रेशर बदलें तो क्या बदलाव आएगा, यही चीज़ हमें पढ़ना है कि प्रेशर बदलने पे क्या बदलाव आएगा। अब आप यहाँ कंटेनर देख रहे होंगे, यहाँ एक बार जरा मैं ही बना देता हूँ कंटेनर। दिस इज द कंटेनर। देखिए गैसेस का नेचर मैंने अभी आपको सिखाया था। ये गैसेस हैं भैया, ये रेंडमली मोशन करेंगे, ये हमारे हिसाब से मोशन नहीं करते। ठीक है, दुष्ट लोग हैं ये। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक पिस्टन लगाया। देखो पिस्टन क्या होता है, आपके घर में होली वाली पे जो पिचकारी होती है, जस्ट लाइक ये वैसी ही है। यहाँ पर ये मूवेबल हैंड है जिससे हम इसको नीचे की साइड खिसका सकते हैं, यानी नीचे और ऊपर आ सकता है। अभी हमने क्या किया, मुझे इस कंटेनर को जो है, इसमें मुझे इस गैस को, ये हमारा गैस है, इस गैस को मुझे लिक्विड बनाना है। देखिए
इस गैस को मुझे क्या बनाना है, लिक्विड बनाना। तो लिक्विड बनाने के लिए मेरे को दो चीज़ कंडीशन रखनी पड़ेगी। मुझे जो प्रेशर है वो हाई रखना पड़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और जो टेम्परेचर होगा वो कम करना पड़ेगा। यानी प्रेशर को आप इंक्रीज़ करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, और जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 क्लोज आना चालू कर देंगे। यानी कुछ देर बाद जो स्थिति होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी कि पिस्टन यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना, और जो हमारे गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं दे आर अरेंज इन सिक्वेंशियल मैनर, ये कुछ इस तरीके से। तो इस समय तो ये गैस के फॉर्म में था और ये इस समय अब लिक्विड के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, समझ में आया कि प्रेशर बढ़ाने पर, ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में भी पूछा जाएगा आपसे कि इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर। आप प्रेशर बढ़ाइए और टेम्परेचर कम कर दीजिए, जिससे क्या होगा, गैसेस कंप्रेस कर, ये कंप्रेस कर जाएंगी, इसी को बोलते हैं कंप्रेशन। यहीं पर गैस क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। कंप्रेस हो गई यानी गैस हमारी लिक्विड स्टेट में आ गई, गैस हमारी लिक्विड स्टेट में आ गई। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ठीक है, यही बात जो है हमने यहाँ पर साइड में समझा। देखो यही चीज़ आपको यहाँ बताया भी गया है इस पॉइंट में जो मैं समझा रहा था कि अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ द गैस कैन ब्रॉट टू क्लोज टुगेदर। देखो आए क्लोज। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला है मेरे को। ठीक है, देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्चुअली हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में लाए हुए। अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करोगे एक एटमॉस्फेयर से तो सीधा ड्राई आइस बदल जाएगा। ड्राई आइस बोलते हैं इसको, आजकल बहुत जगह यूज़ भी किया जाता है, शादी पार्टी में थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस को हम उसके प्रेशर और टेम्परेचर से भी समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एक ये डायग्राम है जो NCERT में भी दिया हुआ है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास सॉलिड है, अगर आप उसको मेल्ट करते हैं, यानी गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बन जाएगा। देखिए अगर आप इसी लिक्विड को और गर्म करते हैं तो इवापोरेट होकर वो गैस बन जाएगा। अगर आप इसी गैस को ठंडा करते हैं, समझाया था, तो गैस से अगर, देखिए गैस से अगर वो सॉलिड बनता है तो इसको मैंने अभी समझाया था, इसको सब्लिमेशन की जगह डिपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर सॉलिड से गैस बन जाए तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, लिक्विड से अगर जो है फ्रीज हो जाए, लिक्विड से अगर यहाँ पे सॉलिड बन जाए तो फ्रीजिंग, अगर गैस से लिक्विड बन जाए तो कंडेंसेशन। इस पे भी जो है कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादातर तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं सारे ये। ठीक है ना, तो आप जो है इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे हम। अब एक टॉपिक आता है हमारे पास जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है इवापोरेशन। तो हम इसमें बात करते हैं इवापोरेशन की। देखिए बेटा इवापोरेशन क्या होता है। देखिए बेसिकली जो इवापोरेशन होता है एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हम डेली जो है देखते हैं अपने आसपास। हमारी बॉडी से भी बहुत सारा इवापोरेशन होता है, वाटर हमारे बॉडी से इवापोरेट होगा। हमारे बॉडी के टेम्परेचर, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे ही हमारे बॉडी से जो स्वेट निकलता है, जो पसीना निकलता है वो इवापोरेट होता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को कूल महसूस करते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। बात करते हैं इवापोरेशन की बच्चों। तो जो इवापोरेशन होता है, देखो लिखा ना कि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें आपका लिक्विड डायरेक्टली वेपर में बदलेगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। यानी जैसे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम ही टेम्परेचर पे जो है वो बॉयल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। इस समय क्या होते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ से एस्केप का मतलब वो निकल जाता है। तो इवापोरेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब किस किस वजह से इवापोरेशन डिपेंड करता है या उसके ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है। पहला
एक्सपोज सरफेस एरिया। देखो एक्सपोज का मतलब होता है आप इसमें सरफेस एरिया को बढ़ाइए। थोड़ा सा इसको मैं और जूम करता हूँ। हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। देखो बच्चों, सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, जैसे कई चीज़ें आपने देखी होगी। मान लो आपके रूम में कहीं पानी फैल गया थोड़ा सा इतना, अब इतना पानी कहीं पर गिर गया, अब ये पानी जल्दी से सूखेगा नहीं। अब आप एक काम करो, इस पानी को पूरा इतने एरिया में फैला दो। जब आप ये पानी पूरे इतने एरिया में फैला दोगे तो ये पानी जल्दी से सूख जाएगा, यानी सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो ये जल्दी सूख जाएगा। अगर आप आपके पास कपड़े हैं जो गीले हैं, अगर आप उस कपड़ों को बिना फैलाए हुए रख दोगे तो वो जल्दी से सूखेगा नहीं। जैसे आप उस कपड़े को फैला दोगे, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, वो जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है, इवापोरेशन बढ़ता है। दूसरा आता है टेम्परेचर। गर्मी के मौसम में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। सर्दी के मौसम में कपड़े नहीं सूखते क्योंकि टेम्परेचर कम है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इवापोरेशन बढ़ता है। ह्यूमिडिटी यानी नमी, अगर नमी ज़्यादा होगी, हवा में ही इतना ज़्यादा पानी होगा कि जो है इवापोरेशन हो ही नहीं पाएगा इतना ज़्यादा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी अगर कहीं पर बढ़ती है तो इससे क्या होता है कि इवापोरेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा ज़्यादातर बरसात के मौसम में देखने को मिल जाता है। हमें विंड की बात करते हैं। अब जो स्पीड ऑफ विंड, यानी अगर हवा की स्पीड ज़्यादा होगी तो आपका रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा। सर्दी के मौसम में ज़्यादातर हमारे कपड़े हवा की वजह से ही सूख जाते हैं, धूप तो कम होती है। इसी तरीके से अगर आप अब घर में पोछा लगाते हैं, घर को साफ़ करते हैं, अगर उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप फ़ैन को ऑन कर देंगे, पंखा चलाएंगे, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी विंड की। जो कमरे में नॉर्मल एयर है उससे ज़्यादा स्पीड होगी और आपका इवापोरेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारा इवापोरेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसके फैक्टर्स कई बार सवाल जो है पेपर में इसके पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। तो इसी इवापोरेशन की वजह से हमें कूलिंग भी महसूस होती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इवापोरेशन जो है हमें कूल, इसकी वजह से हमें कूल फील होता है। कैसे, देखिए, जो इवापोरेशन होता है बच्चों कि द कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, यानी जो आपका लिक्विड है, ठीक है, अगर वो इवापोरेट हो रहा है, ठीक है, अगर आपका लिक्विड क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, तो अगर लिक्विड इवापोरेट होगा तो वो क्या करेगा, उस सरफेस को कूल कर देगा। एग्जाम्पल, भाई अगर आप सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं, कोरोना के दौरान सभी ने सैनिटाइज़र खूब यूज़ किया होगा, तो इस समय क्या होगा, जैसे ही आप सैनिटाइज़र अपने हाथ पे लगाते हैं, वो सैनिटाइज़र बहुत जल्दी से वेपर बन जाता है आपके बॉडी के हीट की वजह से, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारा, हमारा बॉडी हमेशा हीट जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका लिक्विड है जिसको आपने रखा है, अपने हाथ पे रखा है, अपनी बॉडी पे रखा है, वो फटाफट इवेपोरेट हो जाएगा। दूसरा, हम गर्मी के मौसम में जो है वो सूती के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सूती के कपड़े पानी के या स्वेट के गुड एब्जॉर्बर होते हैं, पानी को जल्दी से एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर पानी को जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे तो एब्जॉर्ब होते ही क्या होगा, वो हवा में जाएगा, और हवा में जाने से उसका इवेपोरेशन होगा। ठीक है, और इवेपोरेशन होगा तो हमें, हमारी बॉडी कूल हमें महसूस होगी, हमें जो है ठंडक महसूस होगी। ठीक है। दूसरा, कई बार हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग गर्मी के मौसम में अपने आसपास पानी को जो है वो फेंक देते हैं, छिड़क देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो पानी अपने आसपास फेंका है वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो हवा में जाएगा, और हवा में जाके क्या होगा, मतलब वो इवापोरेट होगा, और वो जो वेपर है वो एयर के पार्टिकल्स के संपर्क में आएगा, और उसकी वजह से वो जगह ठंडक, मतलब उस जगह ठंडक महसूस होगी आपको। तो यहाँ पर देखो, इवापोरेशन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी। ठीक है, इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट तो कंप्लीट कर दिया मैंने, बट जो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर के अंदर जो सवाल दिए गए हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको कराया था, वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में भी, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं वो सारे क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे समझाऊंगा। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब मैं करा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet.